Hello students, I am Nikita. I have done my graduation and post-graduation in botany from Banaras Hindu University and I have qualified GATE in Life Sciences. आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नीट 2020 या 23 में जो भी चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है, इनके रिगार्डिंग हमारा क्या है आज का वीडियो है। इसके अलावा हम आज ये चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसे आपको कवर करने हैं या कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिनका वेटेज मैक्सिमम है, ठीक है। तो आज हम सारे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नीट 2022 एंड 2023 की, ठीक है। देखो मार्किंग पैटर्न क्या है। अगर हम मार्किंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा पहले था सेम आज भी वैसा ही है। +4 -1, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो कितने मार्क्स कटते हैं, 1 नंबर कटते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस हमारा कहाँ आता है, फिर सेकंड हमारा आता है क्या, टाइम ड्यूरेशन, यानी कि अभी तक हमारे पास कितने क्वेश्चन हुआ करते थे, 180 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारा टाइम भी क्या था, 180 मिनट्स का था। लेकिन अब क्या टाइम में आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अब हमारे पास टाइम कितना है, 200 मिनट्स है, ठीक है, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ गया है, ठीक है, या कह सकते हैं कि हमारा 20 मिनट टाइम बढ़ गया है। ये 20 मिनट टाइम बढ़ा क्यों है, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कितने होंगे, तो पहले क्या होता था, हमारे पास 180 क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में चेंजेस क्या देखने को मिले, हमें यहाँ पे 200 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए टाइम का ड्यूरेशन भी हमारा बढ़ा के कितने मिनट रख दिया गया है, 200 मिनट रख दिया गया है, ठीक है। जिसमें से हमारा 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक हमारा होता है फिजिक्स, एक हमारा होता है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब पैटर्न में क्या चेंजेस आया है, सब में आपको कितने क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चन ईच, ठीक है। +50, क्यों 50-50, क्योंकि हमारे बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, तो बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। जूलॉजी से कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 100 + 100 200 क्वेश्चन, ठीक है। अब एक मेजर चेंजेस जो आया है, ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन के पैटर्न में आया है, ठीक है। कि सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं इसमें से 50 क्वेश्चन में से भी हम क्या देखते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 35 एंड 15 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन को क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 35 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें से 35 क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, ये सेक्शन ए है, एंड 15 क्वेश्चन क्या है, ये सेक्शन बी है। पहले हमारा पैटर्न 180 पे चलता था, अब हमारा 200 क्वेश्चन पे चलता है, ठीक है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि इस 200 क्वेश्चंस में भी हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, तो वो तो हमारा 720 का मार्क्स है। लेकिन कितने क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, तो ये हमारा 180 क्वेश्चंस,
यानी कि चेंजेस मेजर जो हुआ है वो सिर्फ किस पे हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हर एक पोर्शन पे कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे पास 45 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों किया है एनटीए ने? क्योंकि जो हमारे 11th 12th 12th के बच्चे थे इस बार के, उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। तो कुछ ऐसा पोर्शन जो था, जैसे मान लो कि जो पोर्शन हमारा रिड्यूस किया गया है, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो वो बच्चा क्या करेगा, उस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास सेक्शन बी में क्या है, ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है उनको छोड़ सकते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर मान लो कोई बच्चा पूरी तरह से बायोलॉजी एकदम कंप्लीटली तैयार करके गया हो, ठीक है, तो वो 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो अपने वो छाट सकता है जो उसे करने हो। ठीक है, देखो ये जो हमारा हर एक सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में हमारा 35 और 15 क्वेश्चन है, जिसमें से ये 35 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा 35 क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, वैसे होता तो नहीं है। ठीक है, जितने आपको आएंगे आप उतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है हमारा क्वेश्चन का, वो हमारा 35 है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में कितना है, तो टोटल हमारे 15 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो सिर्फ 10 करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हमें सेक्शन बी में छोड़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मतलब सारे के सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके चला आए कि मार्क्स मेरे को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सेक्शन बी की बात करते हो, हमें 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने हैं। अब कोई बच्चा मान लो 11 क्वेश्चन कर लिया, 12 क्वेश्चन कर लिया, तो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग से लाइन से हमारे जो 10 क्वेश्चन है उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसमें से अब अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं तो लास्ट वाले क्वेश्चन कंसिडर नहीं करेगा, वो स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन वो कंसिडर करेगा। इसीलिए कोई ऐसा काम मत करना। ठीक है, चलो यही हमारा क्या था, मेजर चेंजेस था। हम मेजर चेंजेस कह सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन में एक चेंजेस आया है और एक हमारा पैटर्न में आया है कि क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हुए हैं। हर एक सब्जेक्ट में हमको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, और रीज़न आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत आराम से कोविड में 11th और 12th के बच्चे पास हो गए। ठीक है, 12th वाले तो चलो 2020 तक तो पास हो गए, लेकिन आज उन्हें देना पड़ रहा है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। तो जो भी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको कवर अप करने के लिए एनटीए ने ये पैटर्न निकाला है। ठीक है, चलिए ये तो हमारी बात हो गई कि जो नीट 2022 और 23 का जो पैटर्न था, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो बच्चे देखो इस बार का हमारा क्या है, नीट 22 कब होने वाला है, तो 17 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, कोई ठीक नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, सेम पैटर्न रिपीट होगा, क्योंकि इस साल के बच्चों के साथ भी यही सेम चीज हुआ है कि जो भी हमारे चैप्टर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक नीट स्टूडेंट में या एक नीट एस्पिरेंट्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उस बंदे में क्या होनी चाहिए, एक 3C का कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है, यानी कि एक नीट एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो देखो क्वालिटी 3C की क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये 3C क्या है, तो हम क्या देखेंगे, एक C हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी। ठीक है, कि नीट का जो भी एस्पिरेंट है, जो भी बच्चा है, उसको एक कंटिन्यूटी में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो आज एक वीडियो देखा, कल स्किप कर दिया, परसों आके फिर से उसको देख रहे हैं, या फिर मान लो दूसरे वीडियो उसको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम तो बहुत मेहनत करते हैं, जो लास्ट का हमारा 3 मंथ का टाइम होता है
जो हमारा बहुत ही पीक टाइम होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को आपको अवॉइड करनी है। सेकंड देखो, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे क्लास में, ठीक है, तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जब आप क्लास में आओगे तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और जहाँ कॉन्फिडेंस आया वहाँ पे हमारी क्या रहती है, पॉजिटिविटी, कि हम नीट को क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी हमारे अंदर, जब तक हमारे पास ये 3 गुण नहीं होंगे। और ये 3 गुण आएंगे कहाँ से, जब आप क्लास में रेगुलर आओगे। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो बंदा क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है। ठीक है, या तो अपनी प्रॉब्लम्स क्या करेगा, टेलीग्राम पे हो गया, या तो इंस्टाग्राम पे हो गया, या फेसबुक पे हो गया, कहीं भी अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो यहाँ की बातें हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी हो ना, तो वहाँ भी आप एक रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी कंफ्यूजन हो, उसको क्लास में ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तब आपका क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम नीट को क्रैक कर लेंगे। तो ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है ना कि एक लास्ट में हमारे फ्रेंड्स कह देते हैं, यार पता नहीं कैसे होगा, अब तो मेरे को लग रहा है कि नहीं होने वाला, डिप्रेशन में जा रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अपने पास क्या है ना कि कुछ नहीं है। तो बायोलॉजी की बातें बताते हैं, ये हमारा मेजर पोर्शन होता है। इसमें हमारे 50-50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन तो आपके बायोलॉजी से ही आते हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 360 मार्क्स। इसमें से भी आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और टोटली एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के बाहर तो एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं, मैं अभी उनको बता दूंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हम क्या नोटिस करते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़नी है, हम उसको अगर पूरी तरह से, जैसे एक गीता होती है ना, गीता का पार्ट लोग पढ़ते हैं, घोल के पी जाते हैं, आप एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, फिर देखो कैसे नहीं होता है नीट में सिलेक्शन। ठीक है, बायोलॉजी में तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ नहीं, आप कम से कम 360 में से 360 अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, उसके सोर्स क्या क्या होंगे। वैसे तो हमें पता है कि टोटली हम एनसीईआरटी पे ही रिलाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी से आपके बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और हम क्या देखेंगे कि जो मैक्सिमम वेटेज है हमारा, किस चैप्टर से मैक्सिमम वेटेज है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा 11th में भी है और ये हमारा 12th में भी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 11th में कौन कौन से चैप्टर्स है। हमारा पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, प्लांट किंगडम। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम। ठीक है, पांचवा चैप्टर हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट।
इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 11th चैप्टर हमारा कौन सा है, पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और लास्ट चैप्टर हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें टोटल हमारे कितने चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है, और प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल हमारे 5 चैप्टर्स है। अब देखो, जो मैक्सिमम वेटेज हमारा होता है वो कहाँ से होता है, जो लिविंग वर्ल्ड वाला हमारा टॉपिक है, इससे हमें सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। प्लांट किंगडम से हमें 3 से 4 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। एनिमल किंगडम हो गया, इससे हमें 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को मिला के हम क्या देखते हैं कि इसमें से हमारे 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 to 8, ठीक है, प्लस सेल, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, तो सेल वाले टॉपिक से आते हैं। बायोमोलिक्यूल से हमारे 1 to 2 क्वेश्चन होते हैं। एंड मेजर पोर्शन जो कवर करता है वो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, जो 10 क्वेश्चन आते हैं, और एनिमल फिजियोलॉजी से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके 11th के टॉपिक में आपको क्या क्या सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है, तो एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी और सेल, ठीक है। ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके कहीं भी बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सेल जो है ये आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि बायोलॉजी का पूरा बेस ही हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए ये चैप्टर आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर आपका इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, ये हमारा थोड़ा सा एनसीईआरटी प्लस नोट से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी तो टोटली आप रिलाई कर सकते हो एनसीईआरटी पे, लेकिन साथ में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट से आपको पढ़ना पड़ेगा। एनिमल फिजियोलॉजी ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी। सेल डिवीजन और सेल साइकिल ये भी हमारी एनसीईआरटी। बायोमोलिक्यूल्स टोटली एनसीईआरटी। ये हमारा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, ये भी हमारा एनसीईआरटी से ही रहेगा। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, इसमें क्या होता है कि कुछ आपके एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनिमल किंगडम में कभी भी एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, ठीक है। प्लांट किंगडम टोटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड, मतलब यहाँ से कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ से आप एनसीईआरटी के बाहर जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन मतलब रटी होनी चाहिए, ऐसे याद रखना, रटी होनी चाहिए। चाहे तुम दिल से याद करो, दिमाग से याद करो, लेकिन हर एक लाइन रटी होनी चाहिए कि क्या लाइन लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि वो अपने वर्ड्स को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हमारी किसकी है, 11th की बायोलॉजी की है, ठीक है।
जब हम 12th की बायोलॉजी की बात करते हैं जब हम 12th के चैप्टर्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। जब हम फिफ्थ चैप्टर की बात करते हैं तो ये हमारा जेनेटिक्स हो गया। सिक्स्थ चैप्टर में हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब बोथ आपका जेनेटिक्स, इस जेनेटिक्स में हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारा MBI है। इसकी बात देखो, ये जो हमारा 7 और 8 चैप्टर है वो छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड 8 चैप्टर हमारा क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा क्या है, इवोल्यूशन, और फिर लास्ट में हम क्या देखते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा क्या है, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, और आता है लास्ट चैप्टर हमारा इकोलॉजी। इसमें हमारे कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, ठीक है। सॉरी, 4 चैप्टर्स है। एक 5वां क्यों बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की भी मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी हम इकोलॉजी में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे 12th में इतने चैप्टर्स हमें दिखाई देते हैं। इसमें मैक्सिमम वेटेज किसका आता है, तो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है कि एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मान के चलिए आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स ये हमारा 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ जाते हैं, तो जेनेटिक्स से ही आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इन दोनों को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इवोल्यूशन रहा तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, और इकोलॉजी ये हमारा फिर से 10 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको मैक्सिमम वेटेज पता चल गया कि इस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। अब इसमें से जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, ठीक है। तो ये हम NCERT के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोट से पढ़ाई करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन टोटली हमारी NCERT, रिप्रोडक्टिव हेल्थ NCERT। ये जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो यहाँ क्वेश्चन भी हमारे थोड़े लॉजिकल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन NCERT से बाहर नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये भी टोटली NCERT से है। इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी,
इकोलॉजी जो है ये आपकी 10 नंबर तो है, लेकिन ये टोटली एनसीईआरटी से, मतलब एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन कभी भी इकोलॉजी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न पता चल गया कि कौन से चैप्टर को आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ को उस वाले चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी प्लान और स्ट्रैटेजी होती है कि आपको किस तरह से क्या प्लान या क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, कोई भी आपका मेंटर होता है ना, वो क्या करता है, वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन प्लान और स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होती है। ठीक है, कभी भी आप किसी के प्लान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला बंदा अपना एक प्लान बना के रखा है, एक रूटीन चार्ट बना के रखा है, तो आप उसकी रूटीन चार्ट को क्या करो, फॉलो करो। आपका खुद का अपना होना चाहिए। कोई भी चीज़ दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, अपना खुद का एक रूटीन बनाओ। ठीक है, और ये चैप्टर्स जो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी से ही रीड कर लें, क्योंकि वो एनसीईआरटी से रीड कर लिया तो काफ़ी है। बाकी हम हैं, आप लोगों को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज स्टार्ट कराएंगे, तो पहले लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कराएंगे 11th के चैप्टर से। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच।